नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्न मैक्स में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का टॉपिक। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूएस ईरान, द यूएस एंड इज़राइल टुगेदर वर्सेस ईरान जंग छेड़ चुका है। खुमैनी नहीं रहा, चल बसा। आशा करता हूँ ये खबर जो है ये सही है, झूठ नहीं है, क्योंकि because there's an very ancient Greek saying, I think Greek, हाँ Greek saying that in war truth is the first casualty. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं। myself Maxim Sinha, I have done masters in history. Thereafter I have qualified UGC NET exam for the paper defense and strategic studies thrice. Then I served as a research associate at the Center for Human Security Studies, a think tank based on Hyderabad. Okay, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, कोई भी मतलब जियो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम अगर आपको समझना है, ठीक है, कोई जियो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम समझना है तो उससे पहले आपको एक मैप देखना पड़ता है। कोई भी कंट्री है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर ईरान के बारे में हम लोग यहाँ पे मतलब स्टडी करेंगे, ईरान का जो प्रॉब्लम है, क्राइसिस जो है, अगर इसको समझना है तो पहले आपको ईरान का मैप देखना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टडी ईरान्स मैप। अच्छा, बिफोर दैट यह जो इंडिया का जो मैप है ये थोड़ा मतलब गड़बड़ सा है। ठीक है, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिए। सो लेट्स फोकस ऑन दिस रेड जोन। ठीक है, वैसे भी रेड सिंबल ऑफ डेंजर, और यहाँ पे डेंजर जोन दिख ही रहा है। अच्छा, देखिए ईरान का जो पोजीशन जो है, इसका जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है बहुत ही मतलब बढ़िया है। बढ़िया इन द सेंस, आप देखिए इसका अगर पूरब की ओर देखें, अगर ईस्ट की ओर देखें तो पूरा मतलब सेंट्रल एशिया का एक्सेस रास्ता खुलता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा हट के जाए तो यहाँ पे देखेंगे आपको साउथ एशिया का रास्ता पूरा खुलता है। ठीक है, अगर आप पूरा ऊपर देखेंगे नॉर्थ की ओर तो यहाँ पे कॉकेशस का रास्ता खुलता है। ठीक है, और अगर आप पूरा ठीक नीचे देखें तो इट ओपन्स अप टू दी इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन की ओर इसका रास्ता खुलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड। ठीक है, और आप सभी को पता है कि ट्रेड के लिए एनर्जी ट्रेड जो होता है ये जगह कितना इंपॉर्टेंट है ग्लोबली। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ईरान का जो पोजीशन जो है बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, द वन हु विल रूल ईरान प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली जो रूल करेगा ईरान के ऊपर, वो इन चारों जगह पे उसका एक अलग सा एडवांटेज रहेगा, इंक्लूडिंग द मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है, इंक्लूडिंग द मेडिटेरेनियन रीजन। हालांकि ये मैप थोड़ा गड़बड़ सा है, लेकिन तब भी आप एक मोटा मोटी रूप से समझ जाएंगे। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईरान। ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो कि हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, सो जियो स्ट्रेटेजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं डिफेंस स्टडीज़ के या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ग्लोबल मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप स्पीक्स प्रोवाइडेड यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कुछ 10 सवाल लेंगे, 10 सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक एक सवाल को समझेंगे, बारीक बारीकी से समझेंगे, तो ताकि पूरा गुत्थी सुझल जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों हुआ। सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई इजराइल अटैक्ड ईरान। ठीक है, और सेकंड है व्हाई यूएसए इज इंटरेस्टेड इन ईरान। दोनों को हम लोग एक साथ लेंगे। ठीक है, 1979 में क्या हुआ, इस्लामिक रिवोल्यूशन। इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाद ये रेजोल्यूशन लिया गया कि मतलब ईरानियन जो गवर्नमेंट था उसने ये रेजोल्यूशन लिया कि वो इसराइल को ग्लोबल मैप से नास्ता नाबूद कर देंगे, मतलब नामोनिशान हटा देंगे। दे विल वाइप आउट इसराइल फ्रॉम द ग्लोबल मैप। ठीक है, अब इसराइल जैसा मुल्क ये बात सुनने के बाद चुप तो नहीं बैठेगा। ठीक है, तो उसने भी अंदर ही अंदर दुश्मनी ले लिया। ठीक है, तो अंदर नहीं, ओपनली दुश्मनी मोड़ ले लिया। अब ये जाहिर सा ये बात है कि ये तो आजकल का मतलब बच्चों का क्या कहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर तो है नहीं कि जुबान से लव चलेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर लव हुआ तो बोथ साइडेड। ठीक है, अगर हेट्रेड भी हुआ दैट विल बी बोथ साइडेड, वन साइडेड कुछ नहीं होता। तो ईरान ने अगर ओपनली अगर थ्रेट दे दिया इसराइल को कि हम लोग तुम्हें दुनिया से मिटा के छोड़ेंगे, देन इसराइल इज ऑल्सो रिजॉल्व दैट हम तुम्हें भी सिखाएंगे। ठीक है, तो ये पहला बात है, यहीं से शुरू होता है दोनों का दुश्मनी। हालांकि 1979 से पहले जब लिबरल गवर्नमेंट था ईरान में, उस वक़्त मतलब इसराइल के साथ अच्छा रिलेशन था ईरान का। ठीक है, ओके, नाउ एड्रेसिंग द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई यूएसए इज़ इंटरेस्टेड इन ईरान। अच्छा, एक और चीज़ दोनों जो कि दोनों में कॉमन बैठता है, बात यह है कि एक ट्रीटी हुआ था एनपीटी,
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसके तहत क्या होगा, जिस जिस कंट्री ने भी एनपीटी में साइन किया था, दैट इज सिग्नेटरी कंट्रीज ऑफ एनपीटी, उन्होंने क्या किया, उन लोग न्यूक्लियर वेपन्स हथियार नहीं बनाएंगे फॉर, क्योंकि दे आर अगेंस्ट न्यूक्स, ठीक है, फॉर पीसफुल रीजन दे विल नॉट यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। पीसफुल मतलब दुनिया में शांति हो, इसीलिए वो लोग न्यूक्लियर हथियार का उत्पादन नहीं करेंगे। लेकिन ईरान सिग्नेटरी होने के बावजूद भी उसने वायलेट किया और वायलेट करता रहा, ठीक है। एक तो वो खुली चुनौती दे चुका है इसराइल को, साथ साथ वो यूएस को भी दे चुका है, क्योंकि इस्लामिक रजीम जो होता है वो हमेशा लिबरल वैल्यूज़ ऑफ वेस्ट के खिलाफ होता है, ठीक है। और यूएसए इज दी काइंड ऑफ क्या एपिटोम ऑफ लिबरल वैल्यूज़ ऑफ, लिबरल वैल्यूज़ का एक एपिटोम है, ठीक है, आप माने या ना माने, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो भी एंटी यूएस हो गया, ठीक है। और जिस जगह पे वो एंटी ओपनली एंटी यूएस एंटी इसराइल है, वहाँ पे अगर वो न्यूक्लियर एनपीटी को अगर वो वायलेट करे, वायलेट करके अगर वो न्यूक्स अगर डेवलप करने के फिराक में रहे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इन दोनों में क्या होगा, एक डर बैठ जाएगा कि कल को ये बौखला के हम पे हमला ना कर दे, ठीक है। तो इस कारण से यूएस और इसराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, ठीक है। ये एक पहला कारण बैठता है। और दूसरा कारण यूएस का ये है कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे यूएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर कहीं पे अगर तेल है, इफ़ देयर इज़ ऑयल, देन यूएसएस प्रेजेंस इज़ मैंडेटरी, ठीक है, होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं है। अगर आज नहीं है तो कल तक ज़रूर पहुंच जाएगा, अगर अभी नहीं है तो वो रास्ते में ही है, पहुंचने वाला है। वैसे भी एक कहावत है कि अगर आपके घर में तेल अगर, ठीक है, आपके घर में अगर तेल थोड़ा ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा है, ऑप्टिमम लेवल से थोड़ा ज़्यादा है, तो कल को आपको हैरत में नहीं होना पड़ेगा कि अगर कल को अगर यूएस आर्मी अगर आपके घर में अगर दस्तक दे तो, ठीक है। तो यूएस इतना तेल के लिए पागल है, क्योंकि उसको चाहिए क्या, पैसा। और तेल क्या है, एक मोनोपोली है, ठीक है। और उसके ऊपर से उसको मोनोपोली भी चाहिए। और एक और एक्ट है, या मतलब एक्ट नहीं है, पर्सपेक्टिव है, वो है कि बगदाद पैक्ट, ठीक है। लेकिन बगदाद पैक्ट का जो रेलिवेंस है वो थोड़ा कम है, लेकिन जो कुछ हद तक मान सकते हैं, लेकिन मैं इतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, जो कि 1955 में हुआ है। और सिंस देन द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड अलॉट, ठीक है। So these are the first two questions we have addressed. Now coming to third question, what is India's role in Iran? अच्छा, ये अगर मैं क्वेश्चन अगर अभी एड्रेस कर लो तो पर वीडियो ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है, बाकी क्वेश्चन इरेलेवेंट हो जाएंगे। सो वी विल टेक दिस क्वेश्चन लेटर ऑन, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, ईरान वर्सेस करंट रेजिम। ये एक बात है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, देयर आर टू ईरान्स, देयर आर टू ईरान्स, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट पैरेलल यूनिवर्स। ईरान में दो ईरान है। देखिए ईरान क्या है, ईरान एक्चुअली लाइक इंडिया, ईरान इज ऑल्सो सिविलाइजेशनल स्टेट, सिविलाइजेशनल स्टेट। सिविलाइजेशन स्टेट किन्हें बोलते हैं, जिनका अपना सिविलाइजेशन जो होता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया वाली सिविलाइजेशन इंडिया का है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, ईरान का वैसे पर्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वगैरह था। लेकिन अभी का जो खोमैनी जो पावर में था, खोमैनी का रजीम जो है, उससे तो ये चीज़ नहीं झलकता है, उनका सिविलाइजेशनल इथोस जो है वो नहीं झलकता है, ठीक है। पर्शियन इथोस जो है वो सब नहीं झलकता है, यहाँ से कुछ और रिफ्लेक्ट होता है। यू बेटर नो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो करंट रेजिम जो है दैट इज़ वेरी मच एंटाई टू दी सिविलाइजेशनल इथोस, सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ ऑफ ईरान, ठीक है। और ये सब आपको पता भी है शायद से कि ट्रांसपेरेंसी जो होता है, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ईरान में क्या वो चीज़ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, खासतौर पे इलेक्शन के टाइम में, ठीक है। इलेक्शन में क्या हुआ था, ईरान में जब इलेक्शन हुआ था तो पीपल्स ओपिनियन जो है उसको सप्रेस किया गया था फोर्सफुल्ली, पीपल्स ओपिनियन उसको सप्रेस किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए एक देयर आर सर्टेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल हु आर अगेंस्ट द खोमेनी रजीम, इस्लामिक रजीम ऑफ खोमेनी, ठीक है। सो दिस इज़ वाई आई बिलीव दैट देयर आर टू ईरान्स इन प्रेजेंट डे ईरान, ठीक है। ओके, आते फिफ्थ क्वेश्चन में, ये बहुत ही हास्यात्मक सवाल है, टर्कीज गेम इन वेस्ट एशिया, ठीक है। टर्की और यूएस में बस इतना ही फ़र्क है, सॉरी, टर्की और यूएस में एक सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी कि हर जगह पे कूद जाते हैं बस, लेकिन डिसिमिलरिटी है कि यूएस सेकुलर तरफ से सेकुलर एंगल से कूदता है, और टर्की जो है वो इस्लामिक एंगल से कूदता है। आप देखिए इंडिया के जो नाइबर है, इस्लामिक नाइबर, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाद में आपका मॉलडीव्स ले लीजिए, ठीक है, पार्डन माई हैंड राइटिंग, ठीक है। तो इनके साथ क्या किया, इनके साथ तुर्की ने अपना एक अलायंस बनाने का कोशिश किया,
ठीक है, ताकि इंडिया को कंटेन कर सके, ठीक है, जस्ट टू कंटेन इंडिया। तो वेस्ट एशिया में भी उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट बनता है। हालांकि तुर्की क्या है, तुर्की इज़ ए सुन्नी मेजोरिटी कंट्री, ठीक है, और एर्दोगान जो है, एर्दोगान अपने आप को खलीफा बनाना चाहता है, ठीक है, पूरा मतलब इस्लामिक हुकूमत का एक खलीफा बनना चाहता है, लेकिन उसकी उल्टी गिनती गिनती शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये मैं किसी और वीडियो में कभी और दिखलाऊंगा, मतलब आप सबके एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अच्छा ब्रो, हम यहाँ पे आते फिर से घुमा फिरा के वेस्ट एशिया। एक्चुअली वेस्ट एशिया में तुर्की का गेम ये है कि वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है। हालांकि उसका है नहीं, लेकिन तब भी वो अपना एक वर्चस्व दिखाना चाहता है। ये उसका एक डायलेमा के जैसा है। एक बार चाहता है कि वो अपना एक पोजीशन शो करे, ग्राउंड शो करे, और एक बार चाहता है कि वो मतलब यहाँ से दूर भागे, क्योंकि उसको ही पता है कि उसका लेवल कितना है, किस हद तक वो जा सकता है, किस हद तक वो अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। ये एक सवाल बनता है, उसके मन में भी एक सवाल है, और ये एक आशंका भी है, ठीक है। अच्छा ओके, काफ़ी रफ हो चुका है। अच्छा मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, ईरान ने धमकी दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चाहे तो बंद कर सकता है। चाहे तो क्या, वो अभी भी बंद कर सकता है, ठीक है। वो अपने एक्टर्स जो हैं, जैसे कि हेजबुल्ला हैं, हेजबुल्ला है, हाउतीज़ है, इन सबको लेके वो बंद कर सकता है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस शुरू हो सकता है, और शुरू हो भी गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो लोकेशन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। यहाँ से आई थिंक इंडिया का लगभग 20% ट्रेड होता है, ठीक है, एनर्जी ट्रेड जो है 20% होता है। चाइना का लगभग 30% यहाँ से होता है, ठीक है। और जंग शुरू होने से पहले पेट्रोल का जो कीमत था, ठीक है, आई मीन सॉरी, ऑयल का जो कीमत था, ऑयल का प्राइस था, वो $50 पर बैरल था, ठीक है। 50 आई थिंक या फिर 60, हाँ, $50 to $60 पर बैरल था, जो कि अभी बढ़ के $76 पर बैरल हुआ है। और ये मतलब एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि अगर वार अगर नहीं रुका, ठीक है, अगले 2 से 3 दिन में ये इट माइट रीच अप टू $150 पर बैरल, ठीक है। सो दीज आर दी जियो इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये एक संजीदा मामला है, इसको लेकर मैं फिर से डिस्कस करूंगा व्हेन आई विल टॉक अबाउट इंडियाज़ रोल इन दिस क्राइसिस, ठीक है। सो यही तक मैं इस सवाल का जवाब को मैं सीमित रखता हूँ। रुक करते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, रशिया चाइना कनेक्शन इन ईरान। देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं पे यूएस इन्वॉल्व हो और रशिया उसमें चुप रहे, ठीक है। अगर यूएस बोलेगा कि ये 6 है तो रशिया बोलेगा 9 है, ठीक है, दैट्स द फैक्ट। दोनों मिलकर 69 करेंगे, दैट्स सेपरेट थिंग, ठीक है। ओके, तो यूएस रशिया का जो कनेक्शन जो है वो हमेशा बनता रहता है, एंटी कनेक्शन। हालांकि बहुत कम केसेस में दोनों एक साथ रहे हैं, ठीक है, जो कि गल्फ में ही हुआ है, गल्फ रीजन में ही हुआ था, जब यूएस और रशिया एक साथ कोऑपरेट करके उन्होंने फाइट किया। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो दिन आने वाला है, ठीक है। ओके, एनीवेज कमिंग बैक टू दिस कनेक्शन। और चाइना भी एक कनेक्शन बैठता है, देखते हैं कैसे कनेक्शन होता है। कुछ महीने पहले क्या हुआ था, यूएसए ने किडनैप किया इसको, मदुरो फ्रॉम दी वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला से किडनैप किया। किसने? यूएसए ने किडनैप किया। उस वक्त रूस ने कुछ नहीं किया, चीन ने कुछ नहीं किया, हाँ थोड़ा बहुत बात किया, दैट्स ऑल। लेकिन ये बात करने वाला देश नहीं है, स्पेशली रशिया, ये करके दिखाने वाला देश है, ठीक है। इन्होंने कुछ किया नहीं, क्यों? क्योंकि वेनेजुएला इज एट द बैकयार्ड ऑफ यूएसए, बगल में ही है, लेकिन रशिया से लगभग आई थिंक 5000 किलोमीटर कुछ ऐसा डिस्टेंस है, मतलब बियॉन्ड रेंज, बहुत 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 दूर है। इट्स एन एस्ट्रोनॉमिकल फिगर फॉर रशिया टू रीच वेनेजुएला एंड डू समथिंग अगेंस्ट यूएसए, उनके लिए भारी पड़ जाएगा, ठीक है, बैकफायर करेगा, इसलिए यूएसए चुप रहा। लेकिन अभी आप देखिए ईरान का जो पोजीशन जो है, जैसे कि मैंने पहले बोला था, मैप में बोला था, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ईरान यूएस से बहुत दूर है, लेकिन रशिया से कंपेरेटिवली नज़दीक है। तो रशिया कुछ ना कुछ करेगा। क्या करेगा? देखिए, रशिया यूक्रेन को वॉर चल रहा है, वहाँ पे देखा गया कि यूएस ने अपना आर्म सप्लाई किया है, यूएस से सप्लाइड आर्म्स टू यूक्रेन, ठीक है। और रशिया के खिलाफ वो 4 साल से डटा हुआ है, फॉर 4 लॉन्ग ईयर्स वो डटा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि रशिया इस मौके को छोड़ देगा? वो भी ईरान को सप्लाई करेगा हथियार, ताकि वो ईरान यूएस को मुंह तोड़ जवाब दे सके,
ठीक है, ये एक बात है। और दूसरा बात चाइना का, चीन के अंदर खुन्नस है, ठीक है। किस बात का खुन्नस है? देखिए, चाइना यूं तक मिलिट्री स्टेट नहीं है, चाइना इज एन इकोनॉमिकल स्टेट, ये आप मान के लीजिए। बिकॉज चाइना ऑलवेज बिलीव्स इन जियो इकोनॉमिक्स। चाइना रेयरली टेक्स इंटरेस्ट इन जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। हाँ, एक इंडिया ही है जिसके साथ उसका जियो पोलिटिकल मतलब टेरिटोरियल मतलब प्रॉब्लम है, मैक मैन लाइन के तरफ, ठीक है। और साउथ चाइना में सी में वो भी मेनली ट्रेड से ओरिएंटेड है। तो अगर आप बाकी देशों के साथ देखें तो चाइना का जो प्रॉब्लम जो है हमेशा जियो इकोनॉमिकल रहा है, ठीक है। और चाइना हमेशा इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करता है। तो चाइना क्या करेगा? चाइना ईरान ईरान को सप्लाई करेगा। ये इसके लिए एक मौका है अपने आप को प्रूव करे कि आई एम ऑल्सो ए मिलिटरीली वेल इक्विप्ड कंट्री, ठीक। और वो कर चुका है। आई थिंक देयर इज इक्विपमेंट मिसाइल, मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, C230 या C203 समवॉट लाइक दैट, एक उसने सप्लाई किया है ईरान को, विच इज़ वेरी वेल अगेंस्ट ऑप्शंस लाइक USA, ठीक है। US जैसे मुल्क को चक्के चुरा सकता है इस मिसाइल से, और ये ईरान डेटरेंस के तौर पे पहले कर भी चुका है, ठीक है। आई थिंक इन द लास्ट ईयर ईरान ने धमकी दिया था। ईरान ने किसको धमकी दिया था? ईरान ने धमकी दिया था US एयरक्राफ्ट कैरियर को। एक US एयरक्राफ्ट कैरियर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, इट वॉज आई थिंक फोर्ड और लिंकन, ठीक है, एग्जैक्टली मैं याद नहीं रहा है। तो उस पर वो मतलब हॉर्मूज की ओर बढ़ रहा था। सो दैट एयरक्राफ्ट कैरियर वॉज अप्रोचिंग टुवर्ड्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, बट ईरान threatened USA from approaching Strait of Hormuz, and in result it will shock you that USA ने अपना रास्ता मोड़ लिया। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस वेपन, ठीक है, डेटरेंस के तौर पे उसने इस्तेमाल किया था, ठीक है। एक मिनट में स्लाइड को रब कर लेता हूँ, काफ़ी बढ़ चुका है। ओके, सो ठीक है, तो दिस वाज अबाउट चाइना एंड रशिया एक्सेस, ठीक है। तो रशिया यहाँ पे शांत बैठने वाला नहीं है, हालांकि वो भी एंगेज्ड है यूक्रेन वॉर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा। रशिया विल टेक एन एडवांटेज ऑफ दिस टू एक्सप्लॉइट USA एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि उसके अंदर खुन्नस ये बढ़ा हुआ है कि यूक्रेन इतने सालों से कुछ कर रहा है, लेकिन यूक्रेन में रशिया US इतने सालों से कर रहा है, लेकिन तो उसका एक बदला तो बनता है, ठीक है। ये लेकिन एक और सवाल ये बनता है कि ट्रंप के साथ पुतिन का एक कॉपरेशन का भी एक स्कोप नज़र आता है। ये पुतिन साहब ने एक दफ़ा कहा था कि हम राज़ी है, हम वे रेडी टू कॉपरेट विद US, ठीक है, ट्रंप के साथ। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनता है कि क्या कर सके। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे 80% पॉसिबिलिटी रशिया विल एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ तो वो करेगा US के खिलाफ, ठीक है। दो इट्स नॉट पुतिन इज़ नॉट रिलायबल फॉर ईरान एज ऑफ नाउ, ठीक है। ऑल राइट, सो अगला सवाल देते हैं। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि स्कोप ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 का यहाँ पे स्कोप क्या बनता है? देखिए, अभी चल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, ठीक है। इधर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, और इधर शुरू हो गया वेस्ट एशियन क्राइसिस, ठीक है। तो अभी बहुत लोगों में ये आशंका है कि क्या हो सके, क्या पता कि एक वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए यहाँ पे। माई ओपिनियन इज़ दैट 99.99% चांसेस है वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने का, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा पहली दफ़ा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये गल्फ वेस्ट एशियन रीजन जो ये हमेशा एक बॉइलिंग पॉट रहा है, जहाँ पे कुछ ना कुछ हरकत होता रहता है। पिछले साल भी हुआ था, ठीक है। इससे भी बहुत बड़े पैमाने पे हुए थे गल्फ वॉर, ठीक है, गल्फ वॉर भी हुए थे। अगर आप और भी पहले जाए तो कोरियन वॉर हुआ था, कोरियन वॉर, वहाँ पे डायरेक्ट सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था, ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंस था, और आपका US का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस था। लेकिन इससे तो मतलब वर्ल्ड वॉर 3 तो हुआ नहीं ना, ठीक है। सिमिलरली वियतनाम वॉर ले लीजिए आप, वियतनाम वॉर, उसमें भी तो USSR और US का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन उससे तो वर्ल्ड वॉर 3 तो हुआ नहीं, ठीक है। सो द चांसेस ऑफ दिस वेस्ट एशियन क्राइसिस बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू वर्ल्ड वॉर 3 इज़ नेग्लिजिबल, ना के बराबर, ठीक है। लेकिन तब भी हम लोग मान के चलते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है, इस 99.99% में एक पॉसिबिलिटी है, मान के चलते हैं कि 1.1% का एक पॉसिबिलिटी है, चलिए मान के चलते हैं। अगर 0.1% मानते हैं, अगर हो भी गया, खुदा ना खास्ता अगर हो भी गया, तो क्या होगा? देखिए, पहले जितने वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, दो जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, सॉरी, वो 5 से 4 साल तक के हुए थे। इस बार अगर हुआ, इट विल नॉट लास्ट मोर देन 5 days,
बिकॉज द वर्ल्ड कैन नॉट वर्ल्ड कैन नॉट टेक मोर देन 5 days। ठीक है, 5 दिन से ज़्यादा एक विश्व युद्ध नहीं चल सकता अभी के दिन में। ठीक है, अभी जो युद्ध हुए थे वो आवर्स के बेसिस पे होते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स। ठीक है, अगर हुए भी तो बस मैक्सिमम 5 दिन कह के लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 7 days, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। कोई भी देश नहीं ले पाएगा। हर कोई रशिया जैसा नहीं है कि 4 साल तक यूक्रेन के साथ बैठा रहे। ठीक है, तो ये एक बात बनता है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, आपका क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी आता है 9th क्वेश्चन की ओर, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू एड्रेस इन दिस डिस्कशन। ओके, एंड द क्वेश्चन इज यूएसएस हेजिमोनी। ये बात सही बनता है। एक दौर था पहले इंपेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म का। ठीक है, लेकिन अभी यूएस का जो जिस तरह से बर्ताव कर रहा है, ये आ गया अपना नियो कॉलोनियलिज्म। ठीक है, नियो इंपेरियलिज्म का ऑब्जेक्टिव लेके। ठीक है, विच इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वाशिंगटन। पहले क्या था, पहले यूरोप करता था ये सब, अब यूरोप शांत बैठ गया। अब कौन शुरू हुआ, यूएस शुरू हुआ। ठीक है, क्या लेके, नियो कॉलोनियलिज्म एंड नियो इंपेरियलिज्म। जहाँ पे भी जाता है वो चाहता है कि दुनिया का हर कोना उसके अंडर में हो। ठीक है, ये क्या है, ये तो साफ सीधा एक कॉलोनियलिज्म का एक पर्सपेक्टिव है, सिर्फ एक नया रूप है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच शुड बी नोन टू एवरीवन एंड पीपल शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि यूएस का जो ये बर्ताव जो है ये सही नहीं है। इसके ऊपर रोक आना चाहिए। ठीक है, नो डाउट Khomeini was not a good person, was not a good leader for his people, but इसका मतलब ये नहीं कि यूएस सही है। Nobody is going to justify यूएस है, क्योंकि यूएस का जो इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये सिर्फ आप नहीं कह सकते हैं कि उसका एक इनसिक्योरिटी था बिकॉज ईरान इज़ नॉट फॉलोइंग एनपीटी नॉर्म्स, इट्स वायलेटिंग द एनपीटी नॉर्म्स, नॉट दैट। सिर्फ ये बात नहीं है, उसका अपना एक विशियस सेल्फिश इंटरेस्ट है, उसको हमें एड्रेस करना बनता है। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस एंड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, दैट इज द आईआर अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड दिस क्राइसिस। यहाँ पे सबसे पहले बनता है रियलिज्म। रियलिज्म में भी स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। ठीक है, स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। उसके बाद कौन सा बनता है यहाँ पे, अगर समझो तो सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा। ठीक है, इसको अब और भी ढंग से समझ सकते हैं प्रिजनर्स डायलेमा से, जो कि गेम थ्योरी के अंडर तहत आता है। ठीक है, सो दिस आर 3 थ्योरीज थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ दिस वेस्ट एशियन क्राइसिस। ठीक है, ओके, तो रुक कर दिया हमारा लास्ट सवाल जो हम लोग यहाँ पे स्किप करके आए थे, दैट इज़ व्हाट इज़ इंडियाज़ रोल इन ईरान। ये जो सवाल है इसी के ऊपर बेस करके ये पूरा वीडियो है। ठीक है, ओके, देखते ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हमारे लिए कितना सही है और कितना गलत है, हाउ मच इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, वेदर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस और इट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है, एक्चुअली देखिए ये एक विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए, अगर हम प्रॉपरली अगर हम इसको अगर एड्रेस कर पाए और इसका अगर हम लोग एडवांटेज ले पाए। एक कहावत है ना कि कोई भी सिचुएशन जो होता है, एडवर्सरी जो सिचुएशन होता है वो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है। ठीक है, ओके, देखिए अभी अगर ईरान के ऊपर जो प्रॉब्लम चल रहा है, क्राइसिस, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या वेस्ट एशियन क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, वेस्ट एशिया में, हालांकि सिर्फ बात यह है नहीं कि ईरान का मसला है या फिर ईरान यूएसए और इजराइल का वार है, नॉट दैट, ये पूरा एक वेस्ट एशिया का मामला है। ठीक है, अगर वेस्ट एशिया में अगर यूएस का अगर वर्चस्व रहा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इजराइल का एक वर्चस्व है, इजराइल का एक अपना एक एज बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अपना एक डोमिनेंस बन रहा है। अगर इजराइल का डोमिनेंस बनता है तो देन इट इज़ क्लियरली गुड साइन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए यहाँ पे अच्छा चीज़ है। ठीक है, साफ सीधी बात है, क्योंकि बिकॉज वी हैव 2 प्रोजेक्ट्स इन दियर, वन इज़ आईमैक मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो है, जो कि राइट अप टू यूरोप तक हम लोग पहुँच रहे हैं, एक और है I2U2। ठीक है, और ईरान अपने प्रॉक्सिस के द्वारा इस दोनों के खिलाफ है। ठीक है, उसको लगता है कि ये आईमैक और I2U2 के तहत हम लोग उन्हें स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। ठीक है, उनको ये लगता है और लगना भी लाजमी है, क्योंकि वी हैवंट इंक्लूडेड बोथ ऑफ देम इन दिस 2 प्रोजेक्ट्स बिकॉज इजराइल इज़ वेरी मच एक्टिव इन दिस। ठीक है, और जहाँ पे इजराइल होगा वहाँ पे ईरान कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ईरान इज़ हैविली अगेंस्ट बोथ आईमैक एंड आपका I2U2। ठीक है, सो ये एक बात है जो इंडिया के लिए एक साइन ऑफ रिलीफ है कि अगर
ईरानियन जो अभी जो रजीम है, करंट रजीम, जो कि आईमेक और ITU के खिलाफ है, अगर हट जाए तो इंडिया का जो प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी अच्छा से परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये एक बात है। और एक और चीज़ है, इंडिया का जो रिलेशनशिप है ईरान के साथ वो सुधरना चाहिए, लेकिन कैसा, वो सिविलाइजेशनल स्टेट वाला रिलेशन। ठीक है, सिविलाइजेशनल स्टेट वाला रिलेशन। क्यों? क्योंकि देखिए ईरान जो है ना, अब जैसे कि हम लोग पहले मैप देखा था हम लोगों ने, उसमें क्या दिखा था कि ईरान का जो कनेक्शन है वो सेंट्रल एशिया के साथ बनता है, सेंट्रल एशिया के साथ बनता है। और क्या बनता है वहाँ पे, हमें अफगानिस्तान के साथ मतलब एक एक्सेस देता है। ठीक है, और अभी हम लोग तो अफगानिस्तान के साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट चीज़ है, ईरान का पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनता। ठीक है, तो अगर ईरान के साथ अगर हमारा अच्छा संबंध हुआ, ठीक है, जैसा हम चाहते हैं, अगर ऐसा अच्छा संबंध हुआ तो पाकिस्तान को हम लोग अच्छी तरह से बजा सकते हैं। ठीक है, वैसे भी तो अफगान लोगों को बजा रहे हैं ना, तो हम भी बजाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये एक बात है। और एक और चीज़, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मतलब हास्यात्मक चीज़ है लेकिन एक रोमांचकर भी है। ठीक है, उसके लिए मैं बोर्ड को साफ़ कर लेता हूँ। हाँ, देखिए पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल ट्रंप ने जो किया उसका हमें बदला लेना पड़ेगा, हमें मोदी जी को उस चीज़ का बदला लेना पड़ेगा। क्या था, ऑप सिंदूर जब हुआ था, ऑप सिंदूर जब ख़त्म हुआ, पाकिस्तान ने भीख मांगा था, तभी हम लोगों ने बंद किया था, ठीक, ठोकना बंद किया था। लेकिन ट्रंप ने क्या बोला, मैंने मीडिएट किया, मैंने मीडिएट किया। ठीक है भाई, तुम झूठ बोलोगे दुनिया तुम्हें मानेगी, ये है तुम्हारा फितरत। ठीक है, तो इस दफ़ा हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया ये बोले कि मैंने USA, ईरान और इसराइल और बाकी एसोसिएशन कंट्रीज ने सबसे बात किया और बोला कि भाई जंग बंद करो, लेट द पीस प्रिवेल, और सीज़ फायर करो। ठीक है, सीज़ फायर करो। अगर इंडिया करने में कामयाब रहे तो ये ट्रम्प के मुंह पे एक तमाचा होगा और एक बदला होगा पिछले साल जो नाटक इसने किया था, जो हरकत किया था ऑप सिंदूर के बाद। ठीक है, ये एक बात बनता है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों से बतलाना चाहता हूँ, ये कि ईरान उन देशों में से नहीं है जो कि मतलब आसानी से हाल छोड़ दे। ठीक है, ईरान हाल नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ईरान को रशिया सपोर्ट करेगा, और भी रशिया और भी सपोर्ट करेगा। क्यों? ईरान का एक हिस्ट्री है जंग लड़ने का। हाँ, उसने 9 सालों तक सद्दाम हुसैन से लड़ा था। ईरान फॉट अगेंस्ट सद्दाम हुसैन फॉर 9 लॉन्ग ईयर्स, 1-2 दिन नहीं, 9 साल तक वो लड़ा था। ठीक है, और साथ साथ एक और बात ये भी बनता है कि 48 ईयर्स, 48 साल तक ईरान ने सैंक्शंस को झेला है। सैंक्शंस, उसके खिलाफ एक के बाद एक सैंक्शंस आता रहा, लेकिन वो झेलता रहा और वो उसने कभी घुटने नहीं टेका। ये एक बात बनता है। तो रशिया, सिर्फ रशिया क्यों, चाइना भी उसको मदद कर सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया था। ये बात मैं मेंशन करना मैं भूल गया था। ठीक है, तो रशिया और चाइना का जो है फ्यूलिंग जो होगा, ये एक होने का चांस बनता है। क्यों? क्योंकि एक ईरान का एक इतिहास है युद्ध लड़ने का, और बिना थके, बिना हार माने वो लड़ता रहा। ठीक है, और 48 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो वो झेलता रहा, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। हर किसी में इतना मायदा नहीं होता कि कोई झेल सके। ठीक है, और पिछले साल ईरान ने इसराइल को लगभग $50 बिलियन का नुकसान करवाया था जंग में। ठीक है, ये एक और बात है। तो अभी ईरान का हाल कैसा है, जिस देश का प्रधानमंत्री, ठीक है, मतलब मेन लीडर जो है, और साथ साथ उसके डिफेंस ऑफिशियल्स जो मारे गए हैं, उस देश के सामने क्या ऑप्शन रहता है, लड़ो या मरो। ठीक है, या तो लड़ो या फिर मरो, इस इस दोनों के अलावा उसके पास कोई और चारा है नहीं। ठीक है, तो अभी ईरान क्या करेगा, वो देख रहा है कि वो डूबने के कगार में है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। आपको क्या लगता है कि जो US एयरक्राफ्ट कैरियर जो जाएगा, ठीक है, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, क्या उसको ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं, उसके ऊपर पूरा पुरजोर हमला करेगा। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर, मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो US का अब्राहम लिंकन ले लीजिए या फिर फोर्ड ले लीजिए, उसमें कितना होते हैं, लगभग 5,000 सेलर होते हैं। अगर ये सबसे अगर ये अकेला पूरा ईरान ने अगर जान लगा दिया एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने में, अगर उसको डुबो भी दिया, अगर 5,000 में से मान लीजिए आप सिर्फ 1,000 या 2,000 भी मर गए, लेस देन 50% भी अगर मर गए, इट विल बी बिग ब्लो टू ट्रम्प। ठीक है, और उसका इलेक्शन सामने आ रहा है। ठीक है, तो
it will be suicidal. It will be suicidal for Trump, not just for US Navy, for suicidal for Trump also. So अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से we must not bother so much about USA, what is going to happen to USA, ठीक है, बट वी शुड केयर अबाउट आवर ओन इमेज. हमें यहाँ पे एक ऑप्शन है यूएस के मुंह पे तमाचा मारने के लिए, खासतौर पर ट्रम्प के मुंह पे तमाचा मारने के लिए, कि पिछले साल उसने जो हरकत जो किया था ऑप सिंदूर के दौरान या ऑप सिंदूर के बाद, उसने जो मतलब क्या कहते हैं उसको, क्या भी बोल सकते हैं हम लोग, जो हरकत दिखाया था उसको मतलब बदला लेने का एक ठोस मौका है हमारे पास. वी शुड लूज दिस ऑप्शन, ठीक है. ट्रम्प को सबक सिखाने का एक मौका है, ठीक है. और खमनी का जो मौत है, ये जहाँ तक मेरा ख्याल है, अकॉर्डिंग टू माई असेसमेंट, इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, ठीक है. एंड व्हाट गुड फॉर इंडिया इज़ ईरान शुड मूव टुवर्ड्स सिविलाइजेशनल एंटिटी. उनका जो मेसोपोटामियन पर्शियन सिविलाइजेशन जो वैल्यूज़ थे उसकी ओर बढ़े और इंडिया के साथ एक अच्छा साझेदारी करे, ताकि इंडिया भी वहाँ पे ग्रो कर सके और दोनों मिलके पाकिस्तान की बजा सके, एक से एक बजा सके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन. मैक्सिम सिन्हा साइनिंग ऑफ. और आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तब तक देखते रहिए लर्न विद मैक्सिम.